किसी ने क्या खूब कहा है कि अपने उद्देश्य में ईमानदारी से लगे रहना ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि मेरा भी ये मानना है कि यदि आपको आपका लक्ष्य स्पष्ट है, मंजिल तय है कि मैंने वहां तक जाना है, तो जरूरी नहीं कि आप वहां तक नंगे पांव चलकर पहुंचे या फिर महंगे से महंगे जूते पहनकर। नमस्कार। आज हम जिस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर बात करेंगे वह है यूके ट्रिपल एससी। जी हाँ, उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित एलटी असिस्टेंट टीचर हिंदी की परीक्षा जो 21/3/2018 को पूछी गई थी या हुई थी। इसमें 30 सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहते हैं और 70 इसमें हिंदी साहित्य के प्रश्न रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को नहीं रखा गया है, सिर्फ हिंदी साहित्य को ही मैं यहाँ पर रख रही हूँ आपके समक्ष। और देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि परीक्षा चाहे किसी भी स्टेट की हो, है ना, चाहे HPHCSC की हो, UPHCSC की हो, RPSC की हो, DSSB की हो या UK ट्रिपल SC की हो, किसी भी स्टेट की हो, हिंदी साहित्य सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आप में से कुछ शिक्षार्थी PDF के बारे में भी पूछते हैं, तो मैं आपको एक राय बताऊं कि PDF के चक्कर में ना ही पड़ो तो अच्छा है। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आपकी मनोस्थिति को कि आप चाहते हैं कि कहाँ से हमें ऐसा बेहतर कंटेंट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको कि हम एक कलेक्शन के रूप में कलेक्ट करके अपने पास रखें और फिर उसको मज़े से पढ़ते रहें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब मैं कॉलेज टाइम में थी ना, जब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा था, तो मैं भी सेम आपकी तरह चाहती थी कि कहाँ से मुझे ऐसा कंटेंट मिले, कौन से चैनल से मैं जुड़ूं कि जहाँ से मुझे अच्छा कंटेंट मिले और मेरे पास PDF कलेक्शन हो, है ना? चाहे इसके लिए हमें पे ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन यकीन मानो, मैं भी इस स्थिति से गुजर चुकी हूँ। मैंने जो उस समय PDF कलेक्ट की थी अपने पास, आज तक मैं उसको पढ़ नहीं पाई हूँ, क्योंकि आप कितना कर एक फ़ोन पे स्टोर करोगे और फिर उसको आप प्रिंट आउट करके निकालोगे। मैंने प्रिंट आउट भी निकाला था, लेकिन आज तक मैं उसको नहीं पढ़ पाई हूँ। सही बात है। फिर मैंने जब मूल किताबें ली, ठीक है, फिर उनको मैंने स्टडी किया अच्छे से। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जो मूल किताबों में नॉलेज है, जो लिखा हुआ है, उसी को पढ़ने के बाद ही आपको अच्छे से समझ आने वाला है। और देखिए, दूसरी बात ये कि अ, इतने सारे हज़ारों लाखों चैनल होंगे, है ना, यूट्यूब पर बेहतर से बेहतर, और नो डाउट हैं भी। लेकिन उन सब को जानने के बाद, देखने के बाद मुझे क्या लगा, कुछ कमी महसूस क्यों हुई? मैंने चैनल क्यों बनाया? किस सोच से बनाया होगा कि मुझे ये सब करना है? क्योंकि मेरी सोच यही थी कि कहीं न कहीं मुझे कुछ न कुछ मिसिंग लगता था, तो मैंने अपने तरीके से सोचने समझने के बाद ही यह चैनल चलाया। बेशक यह चैनल बहुत ही सिंपल है, साधारण है, लेकिन मैं नहीं समझती कि शिक्षा को अगर आप देना चाहते हो दूसरों तक, जो आपने नॉलेज गेन किया उसको पहुँचाना चाहते हो, तो उसको आप बढ़ा-चढ़ाकर या बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करें। मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि अगर आपके पास जो नॉलेज है, अगर आप किसी को सर्व कर रहे हैं, तो उसको आप एक स्टाइलिश तरीके से पेश करेंगे या सुंदर क्रिएट करके, तो नो डाउट वो देखने में अच्छा लगेगा। लेकिन अगर यहाँ तक मटेरियल है कि आपको समझ आ रहा है, तो क्यों ना आप अपने 24 आवर में से सिर्फ 10 या 20 मिनट लगाकर पूरा वीडियो सुने, समझे। और साथ ही ये तो है नहीं कि आपको सिर्फ प्रश्न ही बताए जाते हैं, इससे कोई ना कोई लिंक तथ्य जोड़कर भी मैं बताती हूँ आपके समक्ष, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी PDF की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आप शुरू से जुड़े हैं ना, अभी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आई हैं, लेकिन देखिए 85-86 वीडियोज़ हो चुकी हैं। अगर आप शुरू से लगातार सुनेंगे ना, रोज़ जो भी मैं वीडियो डालती हूँ उसको अच्छे से समझेंगे, तो सोचिए एक वीडियो में 70 प्रश्न हैं। कितने ही प्रश्न आपके रिपीट हो रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, है ना? और साथ ही आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उसको पढ़ा कीजिए। रोज़ 2 घंटे पढ़ा कीजिए, ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा ही पढ़िए, अगर आपको वो भी ज़्यादा लगता है तो। कुछ भी टफ नहीं है, आप जो सोचा है आपने, आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1 देखिए, इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागनी बजती, यह पंक्ति किस कृति की है? कामायनी की, लहर की, झरना की या फिर आंसू की? तो देखिए, जयशंकर प्रसाद की एक लंबी कविता है, शोक गीत इसको कह सकते हैं, जो उन्होंने अपनी, कहा जाता है कि पहली पत्नी की याद में लिखा है।
ठीक है, आंसू नाम से। आंसू का रचना काल लगभग 1923-1924 ईस्वी के बीच हुआ है और यह 2 संस्करणों में, यह काव्य जो जयशंकर प्रसाद का है 2 संस्करणों में निकला है ना। पहला संस्करण इसका 1925 ईस्वी में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित होता है और द्वितीय संस्करण 1933 ईस्वी में भारती भंडार प्रयाग से प्रकाशित होता है। तो हम कह सकते हैं कि आंसू जो है जयशंकर प्रसाद का एक वियोग और पीड़ा का एक गीत सृजन है जो अपने प्रिय के समक्ष निवेदित रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो यह काव्य पंक्ति अर्थात इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से यह ली गई है। प्रश्न 2, विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश या फिर रामकुमार वर्मा। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखे गए नाटक हैं विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाता है कि भारतेंदु जी ने 17 नाटक लिखे हैं। ठीक है, 8 अनुदित नाटक हैं और 9 उनके मौलिक नाटक हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर एक अनुदित नाट्य कृति है इनकी, जो कि यतीन्द्र मोहन ठाकुर कृत बांग्ला संस्करण का अनुवाद है। ठीक है, 1868 में। और मुद्रा राक्षस 1878 में गुप्तकालीन नाटककार विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। तो दोनों इनकी क्या है, ये अनुदित नाटक हैं। प्रश्न 3 देखिए, यथ शब्द का पुल्लिंग तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? ठीक है, येषु, येभ्य, याभ्याम या फिर यह। तो यथ शब्द का पुल्लिंग तृतीय बहुवचन में रूप होगा यह। प्रश्न 4, संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो देखिए, अनुच्छेद 343(1) में यह लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है। प्रश्न 5, उम्दा शब्द का क्या अर्थ है? बुरा, गलत, अच्छा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम कहते हैं ना कि यह आपने बहुत ही उम्दा बात कही, तो मतलब बहुत ही अच्छा, है ना। तो उम्दा का अर्थ हो गया अच्छा। प्रश्न 6 देखिए, उदय शंकर भट्ट का नाटक क्रांतिकारी का प्रकाशन कब हुआ? 1950 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1956 ईस्वी में? तो उदय शंकर भट्ट का नाटक है क्रांतिकारी नाम से, उसका प्रकाशन होता है 1954 ईस्वी में। प्रश्न 7, तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आही, यह पंक्ति किस कवि की है? मलिक मोहम्मद जैसी की, कुतुबन की, मंजन की या फिर जटमल की? तो देखिए, ऑप्शन ए सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जे तो आही, यह पंक्ति है आपके मलिक मोहम्मद जैसी साहब की। ओके। प्रश्न 8 देखिए, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले शब्द को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 देखिए, गच्छेतम गम धातु का किस लकार का रूप है? ठीक है, गम धातु का गच्छेतम जो रूप है वह किस लकार का है? लट लकार का, लंग लकार का, लोड लकार का या विधिलिंग लकार का? तो विकल्प 4। ठीक है, गच्छेतम गम धातु के विधि लंग लकार का रूप है। प्रश्न 10 देखिए, जहाज का पंछी उपन्यास किसका है? यशपाल का, जिनेन्द्र का, मोहन राकेश का या फिर इलाचंद्र जोशी का? तो जहाज का पंछी उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है, इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। ओके। प्रश्न 11 देखिए, हमारे आराध्य संस्मरण है महादेवी वर्मा का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, पदम सिंह शर्मा का या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी जी का? तो हमारे आराध्य इस नाम से संस्करण है ऑप्शन 4 बनारसी दास चतुर्वेदी जी का। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों में कौन सा निबंध संग्रह नहीं है? तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां, मैंने सिल पहुंचाई। ये तीनों जो हैं विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं जो बड़े ही प्रसिद्ध हैं और अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। लेकिन चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 13 देखिए, छंदः सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य कौन थे? आचार्य पिंगल, भरत मुनि, आचार्य भट्टलोलट या फिर आचार्य डिंगल? तो आचार्य पिंगल आपने सही पहचाना, पहला उत्तर। ठीक है, इसका पहला विकल्प सही उत्तर है क्योंकि आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न, निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया है? बाल विवाह को, छुआछूत को, दहेज प्रथा को या फिर अनमेल विवाह को? निर्मला उपन्यास आप सबने भली भांति पढ़ा होगा। मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित निर्मला उपन्यास में इन्होंने अनमेल विवाह की प्रथा को, समस्या को मुख्य तौर पर दर्शाया है। प्रश्न 15, कर्तुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृत्य, कत्वा, तुमन या फिर लयप? तो देखिए, कर्तुम शब्द में तुमन प्रत्यय है
अब उपसर्ग और प्रत्यय तो आपने पढ़े ही होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आने वाले समय में मैं व्याकरण शास्त्र की भी वीडियोस लाऊंगी, ठीक है। उसमें हम अच्छे से समझेंगे कि जो जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उन सब पे हम वीडियोस बनाएंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे। ओके। प्रश्न 16, यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। शोध, अनुसंधान, गवेषणा या फिर गवाक्ष। तो देखिए, अन्वेषण के पर्यायवाची हैं शोध, अनुसंधान, गवेषणा, लेकिन विकल्प 2 गवाक्ष जो है अन्वेषण शब्द का पर्यायवाची अर्थात समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? आत्मकथात्मक, कल्पनात्मक, संस्मरणात्मक या फिर जीवनी परक। देखिए, जूझ उपन्यास आनंद यादव का ऐसा उपन्यास है जिसमें उन्होंने एक किशोर लड़के के देखे और भोगे हुए गंवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवन गाथा को पिरोया है। और यह जो है आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ एक मर्मस्पर्शी उपन्यास है जिसमें कि उन्होंने निम्न मध्य वर्गीय ग्रामीण, जिसमें कि समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों की हाहाकारी जीवन संघर्ष की अनूठी झांकी निकाली है, मतलब दर्शाई है इस उपन्यास के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पल पल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार या फिर यमक अलंकार। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है तो वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना गया है? विकल्प है अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जिनेंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी और जिनेंद्र मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद मनोविश्लेषणवादी कहानीकार की श्रेणी में नहीं आते। जैसे इनकी कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, ग्राम, गुंडा, है ना, ममता कहानी इन्होंने लिखी है, बहुत सारी कहानियां लिखी है इन्होंने, तो यथार्थ परक कहानियां इन्होंने ज्यादा लिखी हैं, ठीक है। प्रश्न 20 है, मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृतांत कौन सा है? खुले गगन के लाल सितारे, एही ठैया झुलनी हो रामा, अरे याया बर रहेगा याद या फिर साना साना हाथ जोड़ी। तो देखिए, यात्रा वृतांत साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 21, जात्या ब्राह्मण में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? विकल्प देखिए, एनांग विकार, प्रकृत्यादि अभ्यस्त तृतीया, उपसंसर्व्यानम, कर्त करयोण तृतीया या फिर सह उपयुक्त प्रधानी। तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा, प्रकृत्यादि अभ्यस्त तृतीया, उपसंसर्व्यानम, ठीक है। प्रश्न 22, पथ के साथी संस्मरण किसका है? बनारसीदास चतुर्वेदी जी का, महादेवी वर्मा का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का या फिर जिनेंद्र कुमार का। तो देखिए, महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी। इस संस्मरण का प्रकाशन होता है 1956 ईस्वी में, और इसमें महादेवी जी ने अपने सहयोगी सहकर्मी कवियों की रचना यात्रा में जो उनके साथ साथ चले उनके बारे में बताया है, जैसे कि मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, नरेंद्र शर्मा आदि हिंदी के जो प्रतिष्ठित साहित्यकार जो उनके साथ के थे, समय के थे, उन सबको मेंशन किया है इस संस्मरण में, ठीक है। प्रश्न 23, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल को। तो देखिए, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है, 4 युगों में बांटा गया है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। तो जो भक्तिकाल है उसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब भक्तिकाल की समय सीमा की बात करें तो जो सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय है, संवत में बात करूं 1375 से 1700 तक का जो समय है उसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है हिंदी साहित्य में। प्रश्न 24, 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण का जनक किसे कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, प्रेमचंद जी को, दयानंद सरस्वती को या फिर राजा राम मोहन राय को। तो देखिए, राजा राम मोहन राय, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। 19वीं सदी का भारतीय नवजागरण का जनक कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और इन्हें खासकर जाना जाता है सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के लिए। प्रश्न 25 देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, प्रेमचंद जी या फिर धर्मवीर भारती। तो हम सब जानते हैं चंद्रकांता उपन्यास लेखक देवकीनंदन खत्री जी का तिलस्मी अयारी का ऐसा उपन्यास था जिसके लिए
कहा जाता है कि गैर हिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए, और बाद में आपने धारावाहिक के रूप पर टेलीविजन पर भी इसको देखा होगा। किस किस ने देखा है कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने तो देखा है अपने बचपन में, ठीक है। और इसका प्रकाशन हुआ था सन 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए शब्द कौन सा उपयुक्त होगा? ठीक है, विकल्प है अधिकृत, अध्यादेश, अधित्य का या फिर अनंत। तो देखिए विकल्प सी सही उत्तर होगा। विकल्प 3 जो है यहाँ पे अधित्य का, ठीक है। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि है उसके लिए अधित्य का शब्द जो है सही प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी, यह कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका ज्यों छिपती सी जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य, जिसे मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का एक क्रमिक महाकाव्यात्मक उन्मीलन कहा जाता है, इसके लज्जा सर्ग से लिया गया है। लज्जा जो है कामायनी का छठा सर्ग है, ठीक है। और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। हम सब जानते हैं कि कामायनी का प्रकाशन हुआ था 1935 ईस्वी में, ठीक है। अगर सबसे छोटे सर्ग की बात करें तो चिंता सर्ग है, और सबसे बड़े सर्ग की बात करें तो आनंद सर्ग है। और यह देखा जाए कि सबसे पहला सर्ग कौन है कामायनी का, तो चिंता है, और सबसे अंतिम सर्ग है आनंद, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 243 से 255 तक, अनुच्छेद 340 से 355 तक, या फिर अनुच्छेद 343 से 350 तक, या अनुच्छेद 343 से 351 तक। तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा का प्रावधान किया गया है। प्रश्न 29, वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? क्रियापद, कर्तृवाच्य, सकर्मक या फिर अविकारी शब्द। तो देखिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर जिन शब्दों का रूप चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न 30 देखिए, मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? कला और बूढ़ा चांद में, राग बिराग में, चांद का मुंह टेढ़ा है, या फिर हरी घास पर क्षण भर। तो देखिए विकल्प 3 चांद का मुंह टेढ़ा है, ये जो काव्य संग्रह है मुक्तिबोध जी का, इसके अंतर्गत है इनकी सबसे लंबी कविता ब्रह्म राक्षस। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? हरिशंकर प्रसाई, जिनेन्द्र महादेवी वर्मा, या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो विद्यानिवास मिश्र का एक प्रसिद्ध निबंध है तुम चंदन हम पानी, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? निपात, अव्यय, धातु या फिर योजक। तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, गंगोत्कम में कौन सी संधि है? यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। तो देखिए संधि के ये भेद हैं, ठीक है, जो भी 4 ऑप्शन में आपके सामने दिए गए हैं, लेकिन पूछा है कि गंगोत्कम शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर होगी गुण संधि। जब स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होता है और परिवर्तित रूप आता है तो वहां पे गुण संधि होती है। जैसे कि अ आ के साथ ई का प्रयोग होता है तो ए बनता है, ठीक है। उसी तरह से अ आ के साथ उ का प्रयोग होता है, उनको मिक्स प्लस किया जाता है तो ओ बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पर गुण संधि होगी। नेक्स्ट प्रश्न, बंबई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोबा गांव के मछुआरों की जीवन कथा को उदय शंकर भट्ट ने किस उपन्यास में वर्णित किया है? कब तक पुकारूं, आधा गांव जल टूटता हुआ, या फिर सागर, लहरें और मनुष्य। तो देखिए सागर, लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का एक चर्चित उपन्यास है और इसमें उन्होंने बंबई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोबा गांव के मछुआरों की जीवन कथा को दर्शाया है, अंकित किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निराला की कविता बादल राग कितने खंडों में प्रकाशित है? 3 खंडों में, 5 खंडों में, 4 खंडों में, या फिर 6 खंडों में। तो आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो बादल राग कविता है, झूम झूम मृदु गरज, गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर, ठीक है। यह 6 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? बीजवपन काल से, वीरगाथा काल से, सिद्ध सामंत काल से, या फिर चारण काल से। तो हम सब जानते हैं कि सिद्ध सामंत काल नाम दिया है आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। बाकी जो बीजवपन है, वीरगाथा है, चारण काल है, वो किसने दिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा की दृष्टि से भारत के राज्य कितने वर्गों में विभक्त हैं? 5, 3, 7 या फिर 11? तो हम सब जानते हैं कि राजभाषा की दृष्टि से भारत को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है, क श्रेणी के, ख श्रेणी के और ग श्रेणी के क्षेत्रों में, है ना। और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 से संबंधित है और संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। प्रश्न 38 देखिए, द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया? लोकायतन, कामायनी, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रिय प्रवास महाकाव्य ऐसा महाकाव्य है जिसे द्विवेदी युग में लिखा गया है और हम सब जानते हैं कि यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का एक प्रतिष्ठित महाकाव्य है, ठीक है। और इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में, ठीक है। और प्रथम खड़ी बोली का महाकाव्य भी माना जाता है यह हिंदी साहित्य में। प्रश्न 39 देखिए, व्यंजन संधि को संस्कृत में यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं संस्कृत में? हण संधि, हठ संधि, हेतु संधि या फिर हल संधि? तो व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन का व्यंजन से मिलान होता है या फिर किसी स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, है ना। और हल संधि इसे क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए, संस्कृत चलती है सूत्रों के आधार पर, तो संस्कृत में एक माहेश्वर नाम से सूत्र है, ठीक है। उसमें ह से लेकर ल के बीच के वर्णों से संबंधित जिन भी वर्णों के साथ इसका मेल परिवर्तित रूप होता है उसे हल संधि कहते हैं। जैसे सत्य जमा आचार, तो सदाचार, ठीक है, इस तरह से। प्रश्न 40 देखिए, निम्नलिखित में से गीति नाट्य है उत्तर प्रियदर्शी, सूखी डाली, कारवां या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रियदर्शी एक गीति नाट्य है और यह किसका नाटक है? यह नाटक है आपके सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगेय जी ने लिखा था इसे, ठीक है। प्रश्न 41 देखिए, राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य में संकलित है? अनामिका, गीतकुंज, गीतिका या फिर इनमें से कोई नहीं? राम की शक्ति पूजा निराला की एक प्रसिद्ध लंबी काव्य रचना है, अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। प्रश्न 42 देखिए, न मुख है, न मस्तक है और न ही रूप है, ऐसे ब्रह्मा के कल्पनाकार कौन है? तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी या फिर कबीरदास जी? तो देखिए, कबीरदास जी के जो ब्रह्मा थे वे अद्वितीय थे, ठीक है। वे एक प्रकाश के स्रोत की तरह थे, रोशनी की तरह थे, जो निराकार थे, अनंत थे, नित्य थे और शाश्वत थे। ब्रह्म सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी तो थे, लेकिन उनका न मुख था, न मस्तक था और न ही कोई रूप था। नेक्स्ट प्रश्न है, इततवारी पत्रिका का संपादन किसने किया? आनंद यादव ने, मनोहर श्याम जोशी ने या फिर ओम थानवी ने? तो देखिए, ओम थानवी जी ने किया था इततवारी नामक पत्रिका का संपादन। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारी काव्य की विधाओं ने जन्म लिया और प्रयोग में लाई जाने लगी। उनमें से पत्रिकाएं भी प्रमुख थे और कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ से प्रकाशन हुआ, किस किसने किया, वह मैंने आपके कम्युनिटी बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आप चेक कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियम होता है उन्हें कहते हैं? उभय छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद या फिर मात्रिक छंद? तो देखिए, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का बड़ा ही व्यवस्थित नियम दिया होता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भुशुंडिम शब्द का क्या अर्थ है? तो अग्नि, रात्रि, स्वर्ण या फिर बंदूक? भुशुंडिम शब्द का अर्थ यहाँ पर बंदूक है, ठीक है। बंदूक को संस्कृत में भुशुंडिम कहते होंगे। प्रश्न 46 देखिए, पंत जी की पहली कविता का नाम क्या है? ग्रंथि, गुंजन, वीणा या फिर गिरजे का घंटा? तो गिरजे का घंटा पंत जी की पहली कविता मानी जाती है ना, सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगर आपने पढ़ी नहीं होगी तो पढ़ना इस कविता को। छोटी सी कविता है कि नभ की है उस नीली चुप्पी पर घंटा है एक टंगा सुंदर, जो घड़ी घड़ी मन के भीतर कुछ कहता रहता बज बज कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैथिल कोकिल नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? खुसरो, चंद्रवरदाई, विद्यापति या फिर कुमार रासो? तो सब जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि विद्यापति जी मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए, मिथिला के रहने वाले तो थे ही ये, और मैथिली इनकी बोली थी, और साथ ही इनके काव्य में एक अपार शक्ति थी, एक मधुरता थी, जिसके कारण, और इनका जो कंठ था वो भी एक कोयल की तरह था, जिस कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संशय की एक रात कृति के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध जी, नरेश मेहता जी, त्रिलोचन जी या फिर धर्मवीर भारती? नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात, है ना। काफी बार यह प्रश्न रिपीट भी हुआ है और हमें याद भी हो गया है ना, जिनको नहीं पता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मधु घट ले जब करती नर्तन, मेरे नुपुर की छम छनन में लय होता जग का क्रंदन?
प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? मधुशाला से, मधु कलश से, मधुबाला से या फिर निशा निमंत्रण से? तो देखिए हरिवंश राय जी की प्रसिद्ध कविता है मधुबाला नाम से, उसी की यह काव्य पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रश्न देख रहे हैं आप। प्रेमचंद जी का जन्म स्थान पूछा है, सिही, कर्मनासा, लम्ही या फिर विरही में? तो सब जानते हैं कि 31 जुलाई 1880 में लम्ही नामक गांव में, ठीक है, बनारस के आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर हुआ था। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में। प्रश्न 51 देखिए, प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? 1, 9, 3 या फिर 7? तो प्रतिमा नाटकम संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कवि भास का नाटक है। ठीक है, यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है और इस नाटक में कवि भास ने राम वन गमन से लेकर रावण वध तथा राम के राज्याभिषेक तक की घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, किसका है? कवि भास का नाटक है प्रतिमा नाटक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संकर प्रकृति का है? प्रोफेसर, मोटर कार, स्टेशन मास्टर या फिर वम वर्षा? तो शब्दों को बहुत तरीके से बांटा जाता है। ठीक है, उनमें से एक संकर प्रकृति भी है शब्दों की। तो बम वर्षा विकल्प 2 नंबर का सही उत्तर होगा। ठीक है, यह संकर प्रकृति का शब्द है बम वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से दंत्य वर्ण नहीं है? द, थ, प या फिर ध? तो प ऐसा वर्ण होगा जो दंत्य वर्ण की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी हम सब जानते हैं कि दंत्य ध्वनियां कैसी होती हैं या कौन होती हैं, जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को छूती है, जैसे कि त, थ, द, ध, न। तो ये सभी दंत्य वर्ण हैं। ठीक है, प इसमें नहीं आता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कृत्रिम शब्द, अविकारी शब्द, विकृत शब्द या फिर विकारी शब्द? तो देखिए विकारी शब्द कहलाते हैं कौन शब्द? जिसमें कि लिंग के आधार पर भी परिवर्तन होता है, वचन के आधार पर भी, कारक के आधार पर भी। ठीक है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं, मुझे, मेरा, हमें, अच्छा, अच्छे, ठीक है, कुत्ता, कुत्ते, इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डायरी के पन्ने के लेखक कौन है? शरद जोशी, मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर प्रसाई या फिर एन फ्रैंक? डायरी के पन्ने के लेखक हैं विकल्प 1 एन फ्रैंक। ठीक है, एन फ्रैंक की रचना है डायरी के पन्ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप किस गद्य शैली का लेख है? ठीक है, कहानी, आत्मकथात्मक, निबंध या फिर यात्रावृत्ति? तो देखिए आत्मकथात्मक आपका लेख है आत्मा का ताप, सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? तुलसीदास एवं सूरदास ये भक्ति काल के कवि हैं। कबीर एवं रैदास भी भक्ति काल के हैं। जयशंकर प्रसाद व नागार्जुन आधुनिक काल के हैं, जबकि बिहारी एवं देव जो है रीतिकाल के कवि हैं। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजन का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी बनाया? गोविंद बल्लभाचार्य जी ने, निम्बार्काचार्य जी ने, श्री स्वामी दास जी ने या फिर गोविंद विठलनाथ जी ने? तो देखिए गोविंद विठलनाथ जी ने क्या किया? अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजन का अधिकार देकर पुष्टि मार्गीय भक्ति पद्धति को देशव्यापी पद्धति बनाया गोविंद विठलनाथ जी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कवि भारवी का वास्तविक नाम क्या था? रघुवंश, अनागत, श्रीकंठ या फिर दामोदर? संस्कृत के कवि हैं भारवी, बड़े ही प्रसिद्ध कवि, नाटककार। तो इनका जो वास्तविक नाम था वह था दामोदर। प्रश्न 60, क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन से नाटक की रचना की? श्री चंद्रावली नाटिका की, विद्या सुंदर की, नील देवी की या फिर सत्य हरिश्चंद्र की? देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, सत्य हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस कवि को लोक नायक कहा जाता है? सूरदास जी को, कबीरदास जी को, नंददास को या फिर तुलसीदास को? तो तुलसीदास को लोक नायक की संज्ञा दी गई है क्योंकि वे जनमानस के कवि थे, है ना। उनकी जो कृति है रामचरितमानस, इस रचना के आधार पर तुलसीदास को देखिए नावादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा, तो ग्रियर्सन ने तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। ठीक है, ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट प्रश्न, क्रमेलकः का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अश्वः, विडालः, उष्ट्रः या फिर मूषिकः? तो देखिए विकल्प 3 उष्ट्रः है क्रमेलकः का पर्यायवाची शब्द।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देव प्लस आगमन देवागमन बनता है, तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि? तो देखिए दीर्घ संधि है, ठीक है। देव प्लस आगमन में जो देवागमन शब्द बनता है तो उसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से देव प्लस आलय देवालय, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न 64, अघोष व्यंजन कौन से हैं यहाँ पर? न, ब, भ, म, य, र, ल, ब या फिर क, ख, च, छ? तो अघोष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं क, ख, च, छ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्राणा कृष्णः पटुः के योग में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? सहयुक्ति प्रधानी, षष्टि शेषे या फिर यत अनिश्च निर्धारणम? तो देखिए विकल्प एक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छात्राणाम कृष्णः पटु के योग में जो सूत्र प्रयुक्त हुआ है वह है यतश्च निर्धारणम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 18, 14 या फिर 16? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, है ना। देखिए छंद तो आप सबने पढ़े होंगे, आप जानते होंगे। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। प्राकृत और अपभ्रंश के 16 मात्रा के वर्णात्मक छंदों के आधार पर चौपाई छंद विकसित हुआ है। हिंदी का यह बड़ा सर्वप्रिय छंद है और हम सब जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में चौपाई छंद का बड़े अच्छे से प्रयोग किया है। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा इसके अंत में गुरु होता है, ठीक है। लघु और गुरु के बारे में भी जानते होंगे आप अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? विक्रम का टीला, शहनशाही का टीला, लाल टीला या फिर मुर्दों का टीला? तो हम सब इस टर्म को अच्छे से जानते हैं, मोहनजोदड़ो, है ना। इसका अर्थ है मुर्दों का टीला। हिस्ट्री की बहुत ही प्रसिद्ध टर्म है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भृतः का शाब्दिक अर्थ क्या है? सेवक, पत्नी, स्वामी या फिर पालक? तो देखिए भृतः, ठीक है, भृतः का शाब्दिक अर्थ है सेवक। संस्कृत में सेवक को भृतः के नाम से जानते हैं। प्रश्न 69, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसके द्वारा दिया गया था? आचार्य चतुर्सेन द्वारा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा, दया नारायण निगम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया है आपके दया नारायण निगम जी ने, ठीक है। ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी का नाम जो था धनपत राय था, लेकिन दया नारायण जी ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दोपहर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास? तो नो डाउट द्विगु समास का उदाहरण है दोपहर शब्द, ठीक है। तो ये थे आज के प्रश्न और आपको कैसे लगे? आप बहुत कम इस सीरीज का आनंद ले रहे हैं, लगता है आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो अच्छी बुरी का भेद मिटा दीजिए और देखिए कहते हैं ना कि जो फ्री में चीज़ मिलती है उसका उतना मोल नहीं होता। तो शायद क्या मैं यही समझूं। आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, देखा करिए, ठीक है। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट कड़ी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि सीखना मनुष्य जीवन का एक अच्छा क्या है, गुण है या सोपान है, कुछ भी कह लीजिए। एक शिक्षार्थी जो होता है ना, शिक्षा ग्रहण करने वाला, विद्या को अर्जित करने वाला, वह ताउम्र अगर शिक्षार्थी बनकर रहे तो वह सर्वप्रिय है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विराम देती हूँ अपनी वाणी को। बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।